बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वक्त आ गया है कि काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का। और इसके साथ साथ आज की जो गुफ्तगू का महवर मरकज़ रहेगा वो यही बात होगी कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि काबीना में तोसी की जाए। और मुआशी एशारियों के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशियत बहुत ज़बरदस्त है और हम कफ़ायत शारी मुहिम की तरफ भी गामज़न हैं और मुआशी एशारिये जो हैं वो बहुत मस्बत हैं और बहुत बेहतरी आ रही है। लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही नज़र आती है। अगर जिस तरीके से हम आइनी तरमीम के हवाले से भी देखें, आइनी तरमीम हो गई और फिर उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि बिल पास हुए और फिर इसके बाद जो अपने मफादात हैं पस पर्दा वो भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं और फ़ौरन से ये बात कही गई कि काबीना के अंदर नए लोग शामिल किए जाएँ, तो किस मुहर्रिकात और किस बुनियाद पर उन्हें शामिल करने की बात की जा रही है। और साथ साथ क्या हमारी मैशियत हमें इस कदर इजाज़त देती है कि हम अपनी काबीना का हजम जो है वो बढ़ा दें, क्योंकि एक तरफ से तो IMF की तरफ से भी ये हमें कहा जाता है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाने चाहिए और हमेशा हुकूमत ये भी कहती है कि हम अखराजात कम कर रहे हैं। लेकिन जब काबीना में मशीर भी आ जाता है तो अच्छा खासा जो है बहुत ज़्यादा वज़ीरों की तो बात ही नहीं हो रही बल्कि मशीरों की बात हो रही है, क्योंकि काबीना में वज़ीर आएंगे तो ज़ाहिरी बात है उनके साथ साथ मशीर भी आएंगे। तो जब वो आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, तो एक बहुत बड़ा हजम जो है और बहुत ज़्यादा पैसे भी दरकार होंगे। क्योंकि किस तरीके से कफ़ायत जारी होगी तो अवामी मुफादात कहाँ हैं और जिस शिद्दत से आइनी तरमीम की जा रही हैं और बिल लाए जा रहे हैं तो उनमें अवाम को क्या फ़ायदा है या फिर पसे पर्दा हकीकत कुछ और है। इसके साथ साथ आज हम खाम तेल की कीमतों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और हमारे जो वज़ीर तवानाई के हैं वो कहते हैं कि तलब 10 साल तक है और सालाना 2.8% बढ़ने के बावजूद जो है बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। बिजली की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है और ये वज़ीर तवानाई कह रहे हैं। तो अवाम इसी तरह जो है बिजली के बिल भरते रहेंगे। दूसरी जानिब निजकारी के हवाले से भी बातें की जाती हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के हवाले से भी बात की गई और कहा निजकारी के बाद सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये कहाँ के मामलात हैं और हम दीगर ज़राए जो हैं बिजली पैदा करने के वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम को हम में गुफ्तगू करेंगे। और अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब सजाद तरीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फ़रूक नवाज़ भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जबकि उबैद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फ़रूक नवाज़ भट्टी साहब से बात करूँगा क्योंकि बिल्कुल मेरे साथ तशरीफ़ रखे हैं। फ़रूक नवाज़ भट्टी साहब, वज़ीर आज़म साहब के बयान से बात का आगाज़ करते हैं और वो फरमाते हैं कि वक्त आ चुका है वफाकी काबीना में नए लोग शामिल करने हैं। क्या इसको हम इस बात से जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से आइनी तरमीम हुई और जिस तरीके से कल हमने देखा कि बिल किस शिद्दत से शद्दोमत से पास हुए, तो उसके साथ साथ अवामी मुफादात बाद में हैं और ज़ाती मुफादात पहले हैं? देखिए, उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब ये काबीना के मज़ीद लोग जो हैं उनको शामिल करेंगे तो उसमें इसमें यकीनी तौर पर ख़जाने पर जो है वो बोझ पड़ेगा। और काबीना में जो नए लोग शामिल होने जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में हुकूमत को ज्वाइन करने तो नहीं जा रही? ये सवाल भी बड़ा अहम है, क्योंकि ये सवाल तो मैं सजाद तरीन साहब से करूँ जी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि इससे बोझ जो है वो बढ़ेगा और उसके असरात जो हैं वो इस कौम के को जो है वो भुगतना होंगे। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है और दूसरी जानब जो है वो हमें इंडेक्स दिखाए जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो जनाब बहुत ऊपर जा रही है। ये कैसे मुमकिन है कि जहां लोगों का जो है वो रोज़गार वो कम हो रहा हो और यहाँ तक कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो 60% जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसान है। तो उनके साथ जो तमाशा लगा गंदम के ऊपर जो है वो किसानों के साथ जो कुछ हुआ है उसका नतीजा जो है इंशाल्लाह वो आपको नज़र आएगा कि इस दफ़ा जो है वो गंदम का जो सीज़न है उससे पहले ही किसानों ने कहा है कि हम कोई और दूसरी फरूक भट्टी साहब ये इस मसले की तरफ भी बात करेंगे और अवामी मुफादात की बात भी करेंगे। लेकिन अभी जो मेरी गुफ्तगू का महवर मरकज़ है वो मुकम्मल तौर पर सियासी मुफादात और अवामी मुफादात हैं। तो सजाद तरीन साहब, जिस तरह से फ़रूक भट्टी साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के इम्कानात भी हैं, एक तो आप ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी अब आना चाह रही है काबीना के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि उनका नैरेटिव हमेशा यही रहा कि हम काबीना
काबीना में शामिल नहीं होंगे बल्कि हमें आईनी ओहदे दिए जाएं। और इसके साथ साथ आप ये भी फरमाइएगा कि क्या हमारे पास गुंजाइश है काबीना में, अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी आती, कोई और आता है, तो क्या हमारे पास गुंजाइश है कि हम उन्हें अपने साथ मिला लें? देखें, आपने ना एक ही सांस में कुछ 3 सवाल कर दिए जी। मुझे। मैं आपको ये बताऊं कि इससे अब अवाम का कोई ताल्लुक नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए या पीपल्स पार्टी ना आए। ठीक है, काबीना में वज़रा आए या ना आए, ये सारी पार्टियां जो हैं इनका एक जैसा मंशूर है। ये सारी पार्टियां जो हैं सारी एक ही काम कर रही हैं। सारी पार्टियां जो हैं इनकी एक ही पॉलिसी हैं, तो अवाम से ये बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी कहती थी, जो अपने आप को बहुत कुछ अवामी पार्टी कहती थी और इसके लीडर बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं समझता हूं कि पिछले अरसे में जो इनकी पॉलिटिक्स रही है, जो इनकी पॉलिसियां रही हैं, जो इनका रवैया रहा है, वो अवाम के सामने आ गया है। और अब पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी तवक्को रखना कि वो कोई जमहूरियत के लिए काम करेंगे या पीपल्स पार्टी को असूलों पे खड़ी होगी, ऐसा कोई नहीं है। अब इससे अवाम को कोई गर्ज नहीं रही कि वो पीपल्स पार्टी शामिल हो, हुकूमत में ना शामिल हो। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, जब 26वीं तरमीम नहीं हो रही थी उससे पहले मैंने कहा था कि मौलाना 26वीं तरमीम की हमायत भी करेंगे और हुकूमत में शामिल भी होंगे। और आज अभी हो रहे हैं मौलाना करीब आ रहे हैं। अच्छा। और आप देखिएगा मौलाना के लोग भी जो हैं वो अब शामिल हो जाएंगे और मुल्क के बेहतरीन मफाद में और कौमी मफाद में वो भी हुकूमत का साथ देने के लिए कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। सवाल ये है कि आप जो है बड़ी बात कर रहे हैं जी कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा था कि एक वफाकी आईनी अदालत बनेगी। क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वजीरों की तादाद नहीं लिखी हुई थी कि वज़रा कितने होंगे? आप बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका दिल चाहता है आप बढ़ा रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर ये जो वज़रा हैं इनकी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर मुतमईन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले दिनों जितनी तरामीम हुई और जिस तरह मीडिया पे आके वज़रा को डिफेंड करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लिहाजा अब नए चेहरे लाए जा रहे हैं, नए तवानाई के साथ लोग आएंगे ताकि वो हुकूमती पॉलिसियों को बेहतर तरीके से। अच्छा, जो नए चेहरे लाए जाएंगे वो क्या वो भी इस काबिल होंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि जितने भी मामलात देखे गए, हमने काबीना की तरफ से भी उठाए गए, हुकूमत की तरफ से भी उठाए गए, उनका अवामी फलाह बहबूद से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा अभी आपने फरमाया। तो क्या अब जो चेहरे आ जाएंगे वो उन्हीं दूर दूर तक कोई मुफादात अवाम के नहीं है, तो वो अवाम के सामने सब अच्छा है कि पिक्चर ले आएंगे? देखिए, आपने अपने इंट्रो में ये बात कही कि मिनिस्टर तवानाई कहते हैं कि बिजली की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी, महंगाई जो है वो आसमानों पर चली गई है। ये हमारे हुक्मरान कहते हैं ना कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम नहीं हुई, लोगों की कुव्वत खरीदारी कम हो गई है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, लोगों ने चीज़ें खरीदनी छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि जी शायद महंगाई कम हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोगों के पास एक कुव्वत खरीद होती है वो ख़त्म कर दी है आपने। तो इस सूरत हाल में अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है, जितने मर्जी वज़ीर आ जाएं, जब इलेक्शन होंगे। देखें, पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है ना, वो इस हुकूमत के कुछ हुक्मरानों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास वोट की पर्ची की ताकत उनके हाथ में होती है। सही गरीब सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, गरीब वाकई कभी भी कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, तुम्हारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात हो रही थी वफाकी काबीना में तौसीक़ के हवाले से, और साथ ही साथ हमने सियासी महवर मरकज़ को इसमें डिस्कस करने की कोशिश की। अब थोड़ा सा माशी मामलात को और अवामी तरजीहात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो उबैद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद साहब, नए लोग शामिल करने की बात की जा रही है वफाकी काबीना में। आपसे मेरा बुनियादी और बिल्कुल वाज़ेह सवाल है कि क्या मुल्क का मुआशी ढांचा इस बात की इजाज़त देता है कि वफाकी काबीना में तौसीक़ की जाए? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सवाल आपने बड़ा बुनियादी पूछा है, लेकिन इसका जवाब मैं थोड़ा सा कुछ स्टेटिस्टिक के साथ दूंगा। इस वक्त बाकी काबीना जो अपना ऑफिशियल नैरेटिव दे रही है वो ये दे रही है कि महंगाई पे हमने काबू पा लिया है, लेकिन हकीकत जो ग्राउंड रियलिटीज है, महंगाई पिछले कुछ बरसों से कंसिस्टेंटली 25% इजाफे के साथ जा रही है। वो अपना ऑफिशियल नैरेटिव यही दे रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो हमने जो हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारी मैनेजमेंट है उस पर हमने काबू पा लिया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वक्त हमारे जो एक्सटर्नल डिप्स है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए हैं। हम इस वक्त रिलाई कर रहे हैं जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चीन, अरब, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, उनकी कर्जों पे हम इस वक्त रिलाई कर रहे हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त अपने बेहतरीन सतह पे पहुंच गई है। तो जो ऑफिशियल नैरेटिव है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें डिफरेंस है। मैंने ये बात इसलिए की जो पीएम शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी
कि जनाब अभी हमने थोड़ा सा ग्राउंड पे महंगाई की बात थी या अवाम में जो मसले मसाइल चल रहे उस पर हमने काबू पा लिया है। अब आते हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव की जानिब। मुबारक ज़ेब साहब को उन्होंने काबीना में शामिल करने की वो बात चल रही है, उन्होंने मेरे ख्याल में कर भी दिया है, और इसके अलावा कुछ और भी एलायंस को वो करने जा रहा है। क्या ये सही वक्त है कि इस वक्त पीएम शहबाज शरीफ साहब अपने कैबिनेट को बढ़ा रहे हैं और जो मिनिस्ट्रियल आगे पोजीशंस आएंगे उनके अखराजात आएंगे, क्या उसके लिए सही वक्त है? असल में बात यह है कि ना तो उनको इस कैबिनेट में बकाया मेंबर्स की जरूरत है, ना उसकी इस वक्त गुंजाइश है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आगे जो 27th अमेंडमेंट आनी है उसके लिए, और आगे जो हालात अभी बदलने हैं, कुछ अमेरिका के इलेक्शंस के बाद, कुछ उससे पहले, कुछ इस अमेंडमेंट की जो तैयारियां चल रही हैं, तो उन्होंने अपने एलाइज को मनाना है। जितने भी उनके एलाइज हैं वो इस बात पे पहले से जोर दे रहे कि जनाब आपने हमें एडजस्ट कराना है। अच्छा। तो उस एडजस्ट कराने के चक्कर में पूरे मुल्क पे, आम आवाम पे ये पूरा बोझ आएगा और इस बोझ के तले सारे मरेंगे। ना तो आपकी इस वक्त फिस्कल मैनेजमेंट सही जा रही है, ना तो आपके मुल्क में ये हाल ही है कि ये कह रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आपका इन्वेस्टर मुल्क से बाहर जा रहा है क्योंकि आपने उसके लिए बिजली, गैस और बाकी चीजें इतनी महंगी कर रखी है कि उसके लिए इस मुल्क में compete करना मुश्किल हो गया है। सर आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप उबैद साहब आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, यहाँ से तो आम आदमी भी जाने को तैयार है, उसको बस मौका मिलना चाहिए। सर मैं आपको एक इस्लामाबाद में एक निजी इदारा है जो कि सीएसएस के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। कल मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, मैंने कहा एक बात बताएं मुझे, आपकी जो एकेडमी है बड़ी खाली नजर आ रही है। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की जिटेन मरकज में ये एकेडमी, निजी एकेडमी है। उन्होंने ये बात की कि इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम बच्चा सीएसएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये नौबत पहुंची कि अगर आपके सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे भी अब उस पर राजी नहीं आ रहे हैं, तो आपका मुल्क का जो नौजवान तबका है कितना मायूस हो चुका है। सही, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नौजवान भी मायूस हो चुके हैं और हुकूमती इक़दाम जो हैं वो बिल्कुल माइनस में हैं, लेकिन उन्हें ऐसे दिखाया जाता है कि मुल्क में सब बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। फरूक नवाज भट्टी साहब, जिस तरह इन्होंने भी फरमाया एडजस्टमेंट की बात, हम पहले सियासी नुक्ते पर बात कर भी चुके हैं, साथ आप ये भी फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, अवामी मुफादात उसमें कहीं पर आपको नज़र आते हैं कि वो उनका दूर पार से कोई ताल्लुक़ नहीं है? उसमें जो सबसे अहम इस वक्त जो चल रहा है, जो ईरा चल रहा है, उसमें उनको जो है वो वोट्स के हवाले से, जी वोट चाहिए हमें, अमेंडमेंट हमने करनी है, उस पर उनकी ज़्यादा तवज्जो है। जहाँ तक आवाम की बात है, आवाम के मसाइल की बात है, आवाम के मफादात की बात है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आवाम के मफादात के हवाले से हम PIA की निजकारी की ही बात कर लें, बाकी तो एक तरफ रहने दें, तो वो उस पर जो है वो ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो है वो PI की निजकारी का पूरा जो है वो एक तरह का ब्लंडर मैं समझता हूँ कि वो हुआ है। और दूसरी जानब रोज़वेल्ट होटल जो है, अगर वो आपने देना है, PIA की प्रॉपर्टीज़ इससे 4 गुना ज़्यादा हैं, बल्कि ये मैं कम बता रहा हूँ 10 गुना ज़्यादा PIA की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उनको जाएंगी। और जिन्होंने वो बिड विन की है वो कह रहे हैं जी बदले में जो है वो प्लाट वगैरह ले लें। यह क्या तमाशा है इस मुल्क के साथ। और जब कोई बात जो है वो इनको कहता है कि जनाब देखें ये पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि आप अमेंडमेंटें जो हैं वो करते रहें या पार्लियामेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं। आम लोग जो हैं उनके से रिस्क और रोटी चादर जो है वो खींची जा रही है। गरीब जो है वो तो पहले ही गरीब था, जो मिडिल क्लास है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और मुआशरे का बैलेंस होता है मिडिल क्लास। आप देख लें कि मिडिल क्लास जो है वो 2 वक्त की रोटी को जो है वो तरस रहे हैं। यकीन जानिएगा लोग अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से निकलवा रहे हैं, और हालत ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी बहुत बेहतरी आ गई, बेहतरी कहाँ आ गई, लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म होगी। पार्कों में आपको रश नहीं मिलेगा, मार्केटों में जो है वो उस तरह का रश नहीं है। मेरी 2-4 लोगों से बात हुई जहाँ बहुत रश होता था, मैंने कहा क्या सूरत हाल है, उन्होंने कहा लोगों के पास जो है वो इस वक्त कुव्वत ख़रीद ही जो है वो नहीं बची। तो अब आपने देखना ये है कि आप 25 करोड़ आवाम को डिलीवर क्या कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि शहबाज शरीफ हो, आसफ अली जरदारी हो या कोई और हो। और उससे भी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो बड़ी तादाद में पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो अरबों डॉलर्स बनते हैं, अरबों डॉलर्स।
और उनके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस नाम का तो इस वक्त है ही कोई नहीं ना, कि जनाब ना आपके कोई अदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ना दीगर चीज़ें जो है वो आ रही हैं। यानी ताकतवर के लिए तो ये है कि जो ताकतवर है, जो इक़्तिदार के अंदर है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, और गरीब लोग जो हैं उनसे टैक्सेस की मद में जो है उनसे मज़ीद पैसा जो है वो छीना जा रहा है, उनसे लिया जा रहा है। वो पहले ही इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे थे, अब जनाब उनको कहा जा रहा है कि जनाब आपकी अब तो आखिरी चीज़ ये रह गई है कि आप उनकी सांस लेने के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दें, और उनको रिलीफ नाम की कोई चीज़ जो है वो ना दें। यानी जहाँ इलाज के लिए लोग जो हैं वो देखते रहें, तड़पते रहें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ चीचों की मलियाँ की बात नहीं कर रहा, कि जहाँ पर जो है वो बड़े लेवल का कोई अस्पताल नहीं जो है वो हम दे सके। और यहाँ हालत ये है कि जो दो या तीन सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनकी आबादी को तो ज़रा देखें कि कितनी है, इनके बच्चे और ये तो इंग्लैंड चले जाएंगे, आम आदमी तो यहीं रहेगा। अच्छा, ये इंग्लैंड चले जाएंगे, आम आदमी यहीं रहेगा। आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए किफ़ायत जारी फार्मूला भी दिया गया इस हुकूमत की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। काबीना में तोसी के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की, अब ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू के महवर मरकज़ को इसी के साथ के टॉपिक के साथ जोड़ते हैं, और वो ये है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है और आवाम कहती है कि सब बुरा है। और साथ ही साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो ख़ाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये वजूहात क्या हैं? फिर उसके साथ साथ वज़ीर तवानाई कहते हैं कि हमने निजकारी के अमल भी तो किए, लेकिन इसके साथ हमें सब्सिडीज़ भी देना पड़ रही हैं। और ख़ास उन्होंने किया इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कहा कि हमें निजकारी के बावजूद जो है 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है, तो ऐसा क्यों है? इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता जो मैं जानना चाहूँगा सजाद तरीन साहब से, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने इस बारे में बात भी की, वो यही है कि सजाद तरीन साहब ये फरमाइएगा कि इसी मामलात के साथ जोड़ते हुए कि हुकूमत का जो किफ़ायत जारी फार्मूला है वो कहाँ गया, कहाँ रह गया और किस दुनिया में चला गया? हुकूमत वही है लेकिन किफ़ायत जारी का फार्मूला नहीं है। और साथ ये भी फरमा दीजिए कि ऐसा क्यों लगता है हुकूमत की जानिब से और उन तमाम सूरत हाल पे के हालात बड़े ज़बरदस्त हैं सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्यों है कि क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, मैं आपको बात एक समझाऊं ज़रा, ऐसा बात ज़रा समझने की है। हुक्मरान जो है वो ठीक कह रहे हैं कि मईशत ठीक हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यहाँ एक तकसीम है अमीर और गरीब की, मजदूर और सरमायादार की, किसान की और जागीरदार की। यहाँ बुनियादी एक तकसीम है, और यहाँ पाकिस्तान में दो मईशतें हैं, एक मईशत नहीं है। क्या आप मुझे बताएं, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये बड़े बड़े जो लोग हैं और फौजी जनरल हैं, इनकी मईशत, मेरी मईशत और मेरे दफ्तर के ड्राइवर की मईशत एक हो सकती है? जवाब है नो। यहाँ दो मईशतें हैं, उनकी मईशत ठीक है, उनके मामला ठीक हैं, उनका कारोबार ठीक है, उनके लोग तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है ये हुक्मरान क्लास की सियासत हो रही है। ये पैसा खर्च करती हैं सियासत में आने के लिए, और फिर ये जब सियासत में आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, फिर ये पैसा खर्च करके अपनी मईशत ठीक करते हैं, अपने कारोबार बढ़ाते हैं। अच्छा। अपने कारखाने बढ़ाते हैं, एक कारखाना दूसरे कारखाना। ये मेरे सामने जो गिलास पड़ा हुआ है, इस गिलास को बनाने के लिए जो मजदूर, जो बच्चा 8 घंटे काम करता है, उसको उसका 1 रुपया मिलता है। बाकी सारा मईशत जो है वो आदमी ले जाता है जो कोई काम नहीं करता। यहाँ प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ सरमायादार वो हैं कि अगर उनको पिछले साल 50 करोड़ प्रॉफिट हुआ और इस साल 40 करोड़ हुआ है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि 10 करोड़ कम प्रॉफिट हुआ है, बल्कि वो ये कहते हैं 10 करोड़ लॉस हुआ है। ये दो मईशतें हैं, एक मईशत नहीं है। तो दो मईशतों में उनकी मईशत तो बेहतर है, वो इसीलिए कहते हैं मईशत बेहतर है। वो कभी ये देखें कि जिस आदमी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो बिजली का बिल कैसे दे रहा है, 15,000 20,000 तनख्वाह लेके वो घर का सिस्टम कैसे चला रहा है, उनके इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी सियासत, उनकी मईशत ठीक जा रही है, वो जी कहते हैं सब ठीक है। ये होगी बात। कफायत जारी की जो आपने बात की, कौन सी कफायत जारी यार? बजट में इन्होंने ऐवान सदर का जो है अखराजात बढ़ा दिए हैं, वजीर आजम हाउस के अखराजात बढ़ा दिए हैं। तनख्वाह नहीं लेते वो अभी? देखिए, तनख्वाह, आप मुझे मेरी बात सुने, तनख्वाह ना लेने से जो मराहत देते हैं क्या वो कम है? हाँ। आप मुझे बताएं, जो मराहत ले रहे हैं वो कम है? चले, वो मराहत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वजीरों की एक नई फौज जो है वो शामिल की जा रही है, ताकि जो थोड़ी बहुत सूरत हाल है वो भी बिल्कुल रह जाए। इसमें इनको अवाम से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है सजाद साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। साथ ही फरूक नवाज भट्टी साहब, मैंने जैसा कहा कि बिजली की कीमतों के हवाले से वजीर तवानाई कहते हैं कि वो कमी
कहीं भी दूर दूर तक उसका कोई इम्कान नहीं है। साथ हम ये भी देखते हैं कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें जो हैं वो कम होती हैं, पाकिस्तान में हमने हमेशा से देखा कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों है, वजह क्या है? ये तमाम के तमाम वही जिस अभी सजाद तरीन साहब कह रहे कि वो अपनी मैशत को बचाने के लिए सब अच्छा करते हैं और आवाम के ऊपर उसका बोझ जो है लादी जाता है। देखें, बिजली की कीमतें कैसे कम होंगी? बिजली की कीमतों में जब हम आईपीपीज़ का जिक्र करते हैं तो अब आईपीपीज़ जो है मैं सारे के सारा अशराफिया जो है जो इस वक्त जो है वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है, जो बड़ी अहम सीटों पर अहम पोस्टों के ऊपर है, और वो पूरे का पूरा अशराफिया जो है वो नहीं चाहता कि यानी आईपीपीज़ के हवाले से आपने कितनी डिबेट सुनी इस मुल्क के अंदर। वहाँ से जनाब जमात इस्लामी भी आई, मीडिया के ऊपर भी डिबेट चली कि जी इनके मुआहदे जो है वो कैंसिल किए जाएं, कम किए जाएं। अभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो वजीर तवानाई हैं वो ये बात करते हैं कि जी हमें इसकी निष्कारी के साथ हमें सब्सिडी भी देना पड़ रही है। देखें, वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो बंद प्लांट पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी जो है ये पैसे दे रहे हैं। और ये कौन लोग हैं सबको पता है कि कौन है। मतलब है इसमें इकबाल ज़ैड अहमद से लेकर मियाँ आमिर से लेकर अब लंबी लिस्ट है, यानी आप ये मियाँ मंशा से लेकर ये आईपीपीज़ कौन है, आईपीपीज़ की जुड़त जो है वो किन के साथ है, किन्होंने उनको जो है वो बैक एंड पे कौन सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जनाब तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी सतह पर कम हो रही हैं, यहाँ नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि यही वो वाहिद फार्मूला है जिसके तहत आवाम की जेब से डायरेक्ट पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बावजूद जो है इनके जो है मामलात वो ठीक नहीं हो रहे। आम लोग जो हैं उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो ये है कि आम आदमी जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर हो रहा है, कोई किसी की मोहब्बत में बैर नहीं आ रहा। ये इनको बार बार ये बात कही जा रही है कि लोग जो हैं वो तंग होकर निकल रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोगों की कोई बड़ी जाती जो है वो सियासतदानों के साथ जो है कोई वाबस्तगी और इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के अपने मसाइल हैं, लोगों की अपनी महरूमियां हैं, और सही वही मसाइल जो है जिसका बच्चा जो है वो इलाज ना होने की वजह से जो है वो मर रहा है, और वही मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भट्टी साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी पॉइंट लेना चाह रहा हूँ उबैद यूसुफ साहब। उबैद यूसुफ साहब, आप क्या देखते हैं? क्योंकि हम देखें अगर बिजली की कीमतों के हवाले से, आईपीपीज़ के हवाले से भी बात हो गई कि इलेक्ट्रिक की सब्सिडी के हवाले से भी बात हो गई, क्यों नहीं हम दीगर मुतबादिल ज़रायों की तरफ जाते, सोलर सिस्टम की तरफ जाते, डैम्स बनाने की तरफ कोई संजीदगी का मुजाहरा करते, और फिर विंड पावर की बात अगर हम कर लें तो उस तरफ भी हम बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। क्या इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ सियासी मुहर्रकात ही हैं? जनाब, आपने सवाल किया, जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज बनाती है तो उसका मकसद ये होता है कि मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क को आगे लेके चलने के लिए विजन चाहिए होता है। आप मुझे पता है हाजिर जो हमारी हुकूमत है इसमें विजनरी बंदा कौन सा है? इनको तो इस चीज की पड़ी है कि आगे 3 साल हमने किस तरह पूरे करने हैं, ये हुकूमत 5 साल कैसे पूरी करेगी। अब उसको पूरा करने के लिए किन किन बंदों को मैं अपने घर के अंदर एकमोडेट कराऊं। अब ये बंदा इस फिक्र में लगा हुआ है, कई लोगों को एक्सटेंशन मिल रही है, कई लोगों को और मौके मिल रहे हैं, कई लोगों को कम्युनिटी में आप लेके आ रहे हैं। ये बंदा क्या विजन लेके आएगा कि आगे सोलर पैनल पे या कोई डैम्स बनाए, पानी से आपके पास बेतहाशा ज़हायर है उनसे आप कोई जो है कुदरती वसाइल हासिल करें। ये काम नहीं होता। मुझे तो परसों हंसी आ रही थी, जनाब खुद जो मरियम नवाज साहब है, वो सीएम पंजाब है, उसका चाचा इधर वज़ीर आज़म है, पूरी पार्टी में उसके जो गुलामाना दर्ज के लोग हैं वो आगे पीछे हैं, फिर भी बात ये हो रही है कि मैंने अपने वालिद साहब को ये मशवरा दिया कि पीआईए हम खरीद लेते हैं ताकि फिर हम इसको सही चला सके। सही। उबैद साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। माजरत के साथ और तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सजाद तरीन साहब, फरूक नवाज भट्टी साहब, उबैद यूसुफ साहब, आप तीनों हमारे साथ रहे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।